नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज हम झारखंड के करंट अफेयर के अंतर्गत झारखंड का बजट बताने जा रहा हूं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बजट यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और आगामी परीक्षाओं में 100% यहाँ से 2 से 4 प्रश्न हर परीक्षा में आने की संभावना बनी रहेगी। और यदि आप आज का क्लास पूर्ण रूप से कर लेते हैं अंत तक, तो समझिए जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें आपकी सफलता निश्चित होगी और पेपर को फाड़ करके आएंगे, बना करके आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने से भी खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आने की संभावना है। अभी जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो इंटरव्यू में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन को घुमाना रहेगा तो कभी भी एग्जामिनर जो है किसी भी तरह से घुमा सकता है। पूछ देगा कि आपके नानी घर के बैक साइड में किसका घर है, तो क्वेश्चन छांटने का बहुत सारे जरिया हो सकते हैं। इसलिए यदि आप पढ़ करके जाएंगे तो घुमाएंगे भी क्वेश्चन तो भी आप नहीं घूम सकते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे बजट 25-26 का बजट है और यह किनके द्वारा पेश किया गया, तो राधा कृष्ण किशोर के द्वारा सोमवार को पेश किया गया। 25-26 का बजट 3 मार्च 2025 को। यह राधा कृष्ण किशोर जी हैं, छतरपुर ब्लॉक विधायक के रूप में चुने गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो पलामू जिला के। और किसको हराए थे, पुष्पा देवी को हराए थे। पहले राधा कृष्ण किशोर जी भाजपा से जीते थे एक बार 2014 में, तो 2 अभी किस में है, तो ये कांग्रेस में चले आए हैं। तो इस तरह से इन्होंने 2 बार विधायक बनने का गौरव हासिल किए हैं। अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1,45,400 करोड़ का यह राशि पेश की गई है बजट। राज्य का प्रथम वित्त मंत्री कौन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमपी सी थे, जो झारखंड अलग हुआ था उस समय बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे और यह अध्यक्ष भी रहे हैं। थीम क्या है इस बजट का 2025-26 का, कल्याणकारी योजनाओं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत बार थीम मतलब उद्देश्य होता है, क्या होता है, थीम का अर्थ ही होता है उद्देश्य। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, ये 2 उद्देश्य लेकर के सरकार चली आ रही है। और यह भी ध्यान रखेंगे, दोनों पॉइंट को आपको भूलना नहीं है, भूल जाइएगा तो समझिए आपका खेल खत्म हो जाएगी। 25-26 के लिए जनमत के करीब लाते हुए अबुआ, इस बजट का नाम क्या रखा गया है प्यारे दोस्तों, तो यह बजट का नाम है अबुआ बजट। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं और परीक्षा हॉल में जब पूछता है तो वहाँ पे नीचे ऊपर दिखाई देने लगता है। 2023-24 का बजट का नाम क्या था, हमीर कर बजट, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी पीछे से 1 साल 2 साल बैक से पूछ देगा, तो आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय वितरण का उल्लेख किया गया है। कभी पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों को। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार का बजट अनुच्छेद 112 में, किसमें, तो 112 में उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार का बजट अनुच्छेद 202 में उल्लेख किया गया, क्योंकि यह इंटरव्यू के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद वगैरह। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे झारखंड में 2025-26 में जो बजट पेश किया गया, इसके अंतर्गत 7 मेडिकल कॉलेज और 3 यूनिवर्सिटी बनाने का लक्ष्य रखी गई है और 5 बिजनेस स्कूल खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सर्वाधिक राशि यदि आपसे पूछेगा तो मैया समान योजना पर खर्च की गई है, कितना, तो 13,000 करोड़ रुपया खर्च की गई है। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह भी टॉपिक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इसे ध्यान जरूर देंगे। यह कितना है, तो यह झारखंड प्रति व्यक्ति के स्थान पर 26वां स्थान आता है पूरे भारत में। किन किन राज्यों से आगे है, तो केवल बिहार से आगे है और उत्तर प्रदेश और मणिपुर 3 राज्य से आगे है। कौन, तो झारखंड। ठीक है, यहाँ का इनकम किसका, प्रति व्यक्ति आय का, ये नहीं कि पूरे राज्य का, नहीं, प्रति व्यक्ति आय का। राज्य की अर्थव्यवस्था 2029 10 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखी गई है। इससे पहले भी बजट में रखी गई थी, लेकिन इस बजट में भी प्रस्ताव पारित किया गया है।
विकास दर, क्षेत्रीय विविधता देखेंगे। राज्य के अर्थव्यवस्था 3 प्रमुख क्षेत्र पर निर्भर करती है। प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य आते हैं प्रथम क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं निर्माण, विनिमय और विद्युत उत्पादन आते हैं। थर्ड है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, परिवहन, भंडारण, बीमा, बैंकिंग, हॉस्पिटल और होटल आते हैं। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। प्रथम क्षेत्र में कौन सा विभाग आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन सा विभाग आता है, तृतीय क्षेत्र में कौन सा, तो ये सब बिंदु का आपको भूलना नहीं है। कभी कभी पूछ देगा 4 ऑप्शन दे करके। 2019-20 में तृतीय क्षेत्र में सबसे तीव्र दर से बढ़ने वाला, एक करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्षेत्र में अर्थात प्रथम क्षेत्र में 2.2% की वृद्धि हुई थी। द्वितीय क्षेत्र में 4.9% की वृद्धि अनुमानित किया गया था और तृतीय क्षेत्र में 7.9% की अनुमानित किया गया था। तृतीय क्षेत्र में 7.9% अनुमानित रहा और 62.5% का योगदान दिया गया था। प्रथम क्षेत्र में 9% और द्वितीय क्षेत्र में 29% का वृद्धि का लक्ष्य रखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो रघुवर दास हैं, जो उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कितने बार? तो यह 8 बार पेश किए हैं। कहाँ पे? तो झारखंड में। ध्यान रखेंगे। बाल बजट का प्रस्ताव का ऐलान 9,411.27 करोड़ रुपया का ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव पारित किया गया। मेडिकल कॉलेज खोलने का भी यहाँ पे प्रस्ताव पारित हो गया 25-26 के बजट में। कौन कौन सा जिला में? रांची में, खूंटी में, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में प्रस्ताव पारित किया गया है। यहीं पे बनेगा मेडिकल कॉलेज। बहुत अच्छी बात है। मेडिकल कॉलेज हो या स्कूल हो, इन सभी से गांव, देश और सभी कुछ विकास करने की संभावना बनी रहती है। किसान की कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च करने की राशि प्राप्त किया गया है। और तालाब, सेकेंड है तालाब में और डीप बोरिंग के लिए 304 करोड़ खर्च की जाएगी राशि। फसल बीमा के लिए 350 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आंकड़े ज़्यादा करके पूछते नहीं, लेकिन मेन आंकड़े जो है, मेन डाटा जो है वो निश्चित है आने की संभावना। कोई भी इंटरव्यू में या परीक्षा में पूछ दे सकता है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपया खर्च राशि निकाली गई है। आप देखते हैं धरातल पर कितना खरा उतर सकता है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, केवल आपको पढ़ने पर ध्यान देना है। ग्रामीण विकास का कुल बजट 9,841 करोड़ रुपया खर्च की गई है ग्रामीण विकास पर। ठीक है, पंचायती राज 243 में जिक्र किया गया अनुच्छेद में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और 243 न के अनुसार हर 5 वर्ष पर नियमित चुनाव होती है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि पंचायती राज का जो उल्लेख किया गया 243 अनुच्छेद में किया गया है और चुनाव का प्रक्रिया जो होती है 243 न में किया गया है प्रावधान। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और विकेंद्रीकरण शासन यह पंचायती राज पर निर्भर करती है और त्रिस्तरीय है। ठीक है, इसके ऊपर मुखिया, उप मुखिया और सरपंच, तब कहीं जाकर के पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय रूप में कार्य करती है पंचायती राज व्यवस्था। इसी के जरिए झारखंड में पेशा कानून इसी पर लागू होने के लिए अभी सरकार जो है से इस पर तात्पर्य नहीं है, लेकिन पेशा कानून भी पंचायती राज अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करती है। टीएसी की तर्ज पर अनुसूचित जाति के लिए परामर्शदात्री समिति की स्थापना की जाएगी। बहुत अच्छी पहल है यह भी, क्योंकि आदिवासियों को आगे ले जाने के लिए, वह देखिए राज्य को आगे ले जाना है तो हर जगह, ग्रामीण हो, जंगल है, झाड़ में रहने वाले सभी को आगे लाना होगा, तभी राज्य विकास कर सकता है। रांची के तपोवन मंदिर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे इंटरव्यू के दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि एक मंदिर का ही जिक्र किया गया है। यहाँ पे विकास के लिए बहुत सारे रुपये खर्च किए गए हैं। हब बनाया जाएगा पर्यटक स्थल, क्योंकि यह मंदिर है। दूसरे और अनेक मंदिरों का जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए इस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों का आपको जानकारी प्राप्त मिलेगी। और जब तक यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो बहुत सारी दिक्कत सामना करना पड़ता है।
झारखंड में अभी तक मास कम्युनिकेशन का यूनिवर्सिटी नहीं। देखिए कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुई थी तो राजस्थान का स्टूडेंट आ गए थे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ऐसे डिग्रियां हैं जो कि झारखंड में अभी तक 20-22 सालों में, 24 सालों में यहाँ पे कॉलेज नहीं बन पाई है, न डिग्रियां मिलती है। तो इसीलिए बाहर के स्टूडेंट चले आते हैं। तो इस पर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और जब भी कोई वैकेंसी निकालती तो कम से कम इस बात को ध्यान रखें कि हमारे राज्य के युवा किस डिग्री को प्राप्त किया नहीं किए हैं, उसके अनुसार डिग्रियां, उसके अनुसार बहाली निकालनी चाहिए। बोकारो, गिरिडीह और कांडरा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसडीह, देवपुर औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का प्रस्ताव पारित किया गया है। सरहाट में ग्लास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका, पलामू में नई विधि महाविद्यालय कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो देखिए कब तक बनती है कि जमीन पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, ये सरकार जाने, हमें और आपको केवल पढ़ना है। पहली बार बाल बजट 42 योजनाओं के आधार पर 9,411 करोड़ 27 लाख को आवंटित किया गया है। इस बजट में 42 योजनाओं पर पैसा खर्च की गई है। सब किस बजट में? तो अबुआ बजट में। यहाँ से यह बिंदु आप ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछ देगा कि कितने योजनाओं पर खर्च की गई है 25-26 की बजट में। तो 42 योजनाओं पर कितना? 42 योजनाओं पर, ठीक है। तो यह बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है। 2024-25 के बजट के प्रधान के करीब लगभग 13.7% ज़्यादा है। ध्यान रखेंगे कितना फीसदी ज़्यादा है, कितना अधिक है? 13.7% ज़्यादा है। राजकोषीय घाटा नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। न्यूनतम स्तर 2024-25 में और 25-26 में 27.5 और 27.3% रहने का अनुमान किया गया है 25-26 का। किसका? राजकोषीय घाटा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राजकोषीय घाटा 25-26 का अनुमानित है 2.02, जो कि GSDP के नाम से जाना जाता है। देखिए इस तरह की डाटा, इस तरह के आंकड़े आपको जरूर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो सरकार जो है से इस तरह के ग्राफ आपको जरूर दिखाई देता होगा। और यहाँ पर एक ग्राफ ही और भी है, देखिए इस तरह के विवरण, ठीक है। यही है डाटा, और बहुत सारे चीज़ों में आंकड़े जो है सिस्टमैटिक तौर पर भी बनाने की आपको दे दिया जाता है। इन आंकड़ों को भी आपको ख्याल रखना है, इससे आपको पकड़ रखने की शक्ति, स्मरण शक्ति ज़्यादा तेज हो जाएगी। राज्य सरकार को कहाँ से प्राप्त होती है राशि? सर्वाधिक केंद्रीय टैक्स से मिलता है। ध्यान रखें कितना परसेंट? तो 32.35%। राज्य सरकार का अपना टैक्स कितना है? तो 24.21% प्राप्त होती है। उधार प्राप्ति से 13.76% होती है। उधार प्राप्ति जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं तो आप ब्याज देते हैं, तो वह समझिए एक प्रकार का उधारी तो हुआ। स्टेट वन नॉन टैक्स जो कि 17.78% है, और ग्रांट इन एड 11.73% है। रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस 0.17% प्राप्त होती है। राज्य का सर्वाधिक पैसा खर्च कहाँ जाएगा, मतलब कहाँ किया जाएगा? वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर पर 17.47% किया जाएगा। सर्वाधिक यहीं पे किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डाटा भी पूछ दे सकता है। हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर पर 8.38% खर्च की जाएगी। उसी प्रकार जंगल और पर्यावरण पर 0.95% खर्च करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। ग्रामीण और विकास, पंचायती राज विकास 11.39% का प्रावधान किया गया है। उधार ली गई राशि ब्याज के लिए 4.3%, ठीक है। 4.3%। जंगल पर्यावरण पर 0.95%। एजुकेशन पर 12.11% खर्च की गई है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। को आएगा झारखंड का बजट जो कि पारित हो गया है, आ गया, और 20 दिनों तक चली है। तो आपको यहाँ इन बिंदुओं को भी ध्यान रखना है। केवल पेपर्स को एक नज़र देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे
इस एथी में देखे होंगे बजट में कि अनुपूरक बजट होता है, प्रश्नकाल होता है, अवकाश क्या होता है, इसे भी पूरा इतिहास हम आपको बता देते हैं कि ताकि कभी भी दिक्कत ना हो। अब बजट का इतिहास समझिए। बजट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुर्गा से हुआ है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला, बुल्गा। फिर फ्रांसीसी शब्द बॉगेट होता है, फ्रांसीसी शब्द क्या होता है, बॉगेट, उत्पत्ति हुआ, जिसके बाद अंग्रेजी के रूप में आ गया, बोगेट बन करके आया है, और अस्तित्व में कैसा आ गया, तो बजट के रूप में आज पूरे विश्व में जानते हैं। भारत में बजट होने का इतिहास कितना साल पुराना है, तो 150 साल पुरानी मानी जाती है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुख चटर्जी 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीना भी ऐड किया गया है, शामिल किया गया है। सर्वाधिक बार पेश करने वाले मोरारजी देसाई है, क्योंकि यह केंद्रीय लेवल पर है, तो कभी भी आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर भी आपसे करंट अफेयर के तौर पर पूछ सकता है। 10 बार बजट पेश किया है, कौन, मोरारजी देसाई। जन्म पर कभी पूछ देगा घुमा करके कि जन्म पर पेश करने वाले कौन मंत्री हैं, तो 4 ऑप्शन देगा, तो आपको मोरारजी देसाई के बारे में ध्यान रखना है। बजट पेश होने से पहले, बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने का रस्म निभाई जाती थी। इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते थे और परिवार से दूर रहते थे। देश का पहला बजट 18 फरवरी 1960 को पेश किया गया था। उस समय भारत क्या था, गुलाम था। ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विलियन के द्वारा पेश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ये 2 टॉपिक आपको भूलना नहीं है। जेम्स विलियन ने प्रथम बार भारत में पेश किया था, ठीक है। यदि प्रथम बार पूछेगा, स्वतंत्र भारत के पूछेगा, तो मोरारजी देसाई के लगा देंगे। यहाँ से इतिहास रचने वाले हैं निर्मला सीतारमण। मंगलवार को इतिहास रचा क्योंकि वह लगातार 7 बार, कितने बार, महिला के बारे में पूछेगा तो 7 बार बजट पेश करने वाले महिला हैं। और यह भी 6 वार्षिक बजट लेकर के आए थे और अंतरिम बजट भी पेश किए हैं। तो 2 तरह के बजट होती है, आप ध्यान रखेंगे, इसे भी आगे बताएंगे। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इस उपलब्धि के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने 6 केंद्रीय बजट के पेश किए थे। वित्त मंत्री के रूप में देसाई ने 1959 और 64 के बीच 5 वार्षिक बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किए हैं। इन सभी आंकड़ों को आप फोकस जरूर कीजिएगा। बजट पारित करने की प्रक्रियाएं क्या होती है, जैसे आप देखे होंगे कि रोटी बनाने या चाय बनाने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उसी प्रकार बजट बनाने की भी प्रक्रियाएं होती है। चाय यदि बनाना जानते हैं या नहीं जानते हैं तो सबसे पहले गैस स्टार्ट करेंगे, फिर माचिस मारेंगे, उसमें पानी डालेंगे, चाय डालेंगे, चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, तब कहीं जाकर के चाय का निर्माण होती है और उसे फिर हम पेय रूप में लेते हैं। उसी प्रकार बजट डायरेक्ट बन करके नहीं आती, इसके लिए बहुत सारे मंत्रालय काम करते हैं कई वर्षों से। बजट प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक है, वो चाहे आप विधानसभा में लेकर के चले या लोकसभा में। उसके बाद आम बजट होता है, विभागीय समिति द्वारा जांच होती है, अनुदान की मांग का मतदान होता है, विनियोग विधायक पर पारित होना था और वित्त विधेयक कब पारित होना रहता है। तो ये 7 चरण से गुजरती है बजट, चाहे केंद्र में हो या राज्य में। तो इसके लिए आपको, और उसके बाद 4 प्रकार के होते हैं। वृद्धिशील बजट होता है, गतिविधि आधारित बजट होता है, मूल्य प्रस्ताव बजट होता है और शून्य आधारित बजट होते हैं। तो 4 इधर हो गया और ये 7 चरणों से गुजरती है, अर्थात 7 रास्ते से गुजर करके विधानसभा तक पहुंचती है। सबसे लंबा बजट भाषण कितने मिनट का था, तो यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिए थे। और दूसरा इतिहास यह रचे थे कि यह भाषण जो, यह बजट जो था वह पेपर लेस था, बिना पेपर के। जैसे बहुत सारे अब टेलीविज़न में या बहुत सारे ऐसे डिजिटल दुनिया आ गया है, तो इन्होंने बिना कागज लिए हुए, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से, और उसी को पेपरलेस बोला जाता है। तो किस 22 में पेश किया गया था। भारत की बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी
बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी या भारत की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या झारखंड के, तो यह ध्यान रखेंगे। बजट भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जाता है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो। इसके अलावा वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग डीआई का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय होती है। ऐसा नहीं कि मंत्री लोग तैयार करते हैं, उनके विभाग होता है, ठीक है, और उनके विभाग में हर क्षेत्र होते हैं। उन क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, डाटा देते हैं कि हम इस क्षेत्र में इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना बाकी है और इतना जरूरत है दूसरे साल में, तो उसी को बढ़ा चढ़ा करके फिर दिया जाता है। बजट के विभिन्न रूप होते हैं। मंद क्रम बजट का निर्माण, जैसे मंद क्रम में खर्चों के उद्देश्य को लाए बिना उनके मंदों पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार के बजटिंग का उद्देश्य विधायिका द्वारा कार्यपालिका को स्वीकृत धन के बर्बाद तथा आय व्यय के दुरुपयोग को रोकना। इस प्रणाली को वर्धनशील या बजटिंग इंक्रीमेंटल भी कहा जाता है। निष्पादन बजट क्या होता है, इसे ध्यान रखेंगे। निष्पादन बजट की शुरुआत वर्ष 1949 में अमेरिका से शुरुआत हुई थी। कौन से व्यक्ति थे, हूवर आयोग के द्वारा किया गया था। हूवर नाम के एक व्यक्ति थे, तो उन्हीं के नाम से यह आयोग का नाम रख दिया गया, हूवर आयोग। इसे राष्ट्रपति ट्रूमैन ने लागू किया था। किसी कार्य चालू वर्ष के परिणाम के आधार मानकर बनाए जाने वाले अगले वर्ष का बजट को निष्पादन बजट कहते हैं। इसमें विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन गुणवत्ता को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। कुशल प्रबंधन द्वारा बजट का संचालन किया जाता है। शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट जीरो बेस बजटिंग का विकास भी अमेरिका के पीटर ए फेर द्वारा वर्ष 1969 में किया गया था तथा राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने किया था। वर्ष 1978 में लागू किया गया। इस तरह के बजट में पुराने वर्षों के व्यय पर विचार नहीं किया जाता है और न ही इसमें कुछ सुधार किया जाता है। इसमें नए वर्षों के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। इस प्रणाली को सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। कभी पूछेगा सूर्यास्त बजट किस प्रणाली को बोला जाता है, तो आप इस बिंदु पर ध्यान रखेंगे। भारत में शून्य आधारित बजट वर्ष 1987-88 में पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे, पीवी नरसिंह राव के द्वारा। कौन सा बजट, शून्य आधारित बजट, ठीक है, तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। परिणाम बजट, इसमें किसी कार्यक्रम पर कितना धन व्यय खर्च किया जाता है तथा इसका परिणाम इस व्यय के अनुरूप है या नहीं, इस पर ध्यान दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है चालू वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसे चालू वित्तीय वर्ष भी बोला जाता है और परिणाम बजट भी बोला जाता है। हर तिमाही समीक्षा करना, भारत में पहला आउटकम बजट वर्ष 2005 में पेश किया गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है जेंडर बजट। जेंडर बजट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह बजट महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि अनुसूचित करता है। बजट निर्माण के विभिन्न चरण होते हैं। अधिकारियों द्वारा अनुमानों की तैयारी की जाती है। विभागों तथा मंत्रियों द्वारा समीक्षा का समीकरण किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है, तब कहीं बजट पास होती है। वित्त विवादों का निपटारा वित्त मंत्रालय द्वारा समीकरण किया जाता है और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, पहले भी बताए थे इस बिंदु को, 112 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 21 मार्च में भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। हमने और आपने देखिए, आपने जरूर देखा होगा, हर राज्य 1 अप्रैल या मार्च के लास्ट तक जरूर प्रस्ताव पारित करते हैं और बजट लाते हैं। अनुपूरक बजट क्या होता है, इस पर भी चर्चा करते हैं। अनुपूरक बजट पर फोकस विशेष कीजिएगा। अनुच्छेद 115 में उल्लेख किया गया संविधान में। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित अनुदान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से 16 लेखा अनुदान
प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान के निर्धारण से संबंधित है। कौन? अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र चल रहा है। सदन के कार्यवाही के दौरान किसी भी सत्र में कुछ टर्म होते हैं, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण काल आदि। अपने कई बार समाचार में इन शब्दों को इस्तेमाल देखे होंगे, कई बार पढ़ा है, सुना भी होगा, लेकिन कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर यह प्रश्नकाल, शून्यकाल क्या है, सदन की कार्यवाही कैसे चलती है। आज इस क्लास में हम आपको इसकी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। कैसे चलती है सदन की कार्यवाही? देखिए, सुबह 11 बजे खुलती है सदन, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि दुकान की तरह जब मन हुआ तब जाकर के खोल दें, ऐसा नहीं होता है। और शाम 6 बजे तक बंद हो जाती है। 11 से 6 बजे तक जो भी काम सदन के अंदर होता है उसे सदन या सभा की कार्यवाही कहते हैं। तो आप भूलेंगे नहीं, कार्यवाही क्या होता है, इस पर आप फोकस जरूर कीजिएगा। इस कार्यवाही के 2 खंड में बांट दिया गया है, पहली पाली और दूसरी पाली। जैसे आप परीक्षा देते हैं, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, उसी प्रकार वहां भी सदन में 2 पाली विभक्त किया गया है। पहली पाली में भोजन अवकाश से पहले, दूसरी पाली में भोजन अवकाश के बाद। ठीक उसी तरह जैसे स्कूल में क्लासेस चलते हैं, लंच टाइम और लंच टाइम के बाद। सदन की पहली पाली 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और दूसरी पाली 2 बजे से 6 बजे तक चलती है। तो इन बिंदुओं को आपको फोकस करना है, केवल सुनना नहीं है, लिखते चलेंगे मेन टॉपिक को। जब 1 से 2 बजे तक का समय लंच के लिए होता है तो इसे संसदीय भाषा में भोजन अवकाश कहा जाता है। अवकाश मतलब छुट्टी, तो ऐसी भी पता चल रहा है, तो भोजन करने का अवकाश। भोजन अवकाश के पहले आने से पहली पाली में सदन में 2 चीजें होती है। एक प्रश्न काल होता है, एक प्रश्न पूछता है तो दूसरा उसका उत्तर देता है, पक्ष विपक्ष। और शून्य काल, आइए जानते हैं इस प्रश्न काल और शून्य काल में क्या अंतर होती है। प्रश्न काल सामान्य तौर पर, अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि प्रश्न काल क्या है। सामान्य तौर पर लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा की बैठक का पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे तक सवालों के लिए होता है। तो भारत में 3 तरह की प्रणाली काम करती है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। 1 घंटे को ही प्रश्नकाल कहा जाता है, ठीक है, अर्थात 11 से 12 के बीच में 1 घंटे का प्रश्नकाल कहते हैं। सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल को विशेष महत्व होता है। इस दौरान संसदीय सदस्य अर्थात विधायक हो या एमएलए, लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों सदन में, विधायक या विधानसभा में प्रशासन और सरकार के कार्यकाल और कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर सवाल कर सकता है। देखे होंगे कि बहसा बहसी हो जाता है, ठीक है, सदन में। तो इसीलिए हो जाता है क्योंकि पक्ष जो है क्वेश्चन करता है और विपक्ष के लोग, या विपक्ष क्वेश्चन करता है तो पक्ष के लोग उसको जवाब देना रहते हैं, जिसकी सरकार होती है। सत्ता पक्ष के सदन में इन सवालों का जवाब भी देना होता है, जिसकी सरकार होती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, प्रश्नकाल ऐसा होता है कि जब सरकार को कसौटी पर उतारा जाता है। और इस दौरान देखिए, कसौटी का अर्थ क्या होता है कि आप चुनावी मैदान में जो जो घोषणाएं किए हैं, जनता को आप ठग नहीं सकते हैं। इसीलिए इस देश की गरिमा इसीलिए बहुत सुंदर है, क्योंकि पक्ष विपक्ष जो है से, जिस प्रकार एक घोड़े का आपने देखा होगा, घोड़सवारी करता है तो उसके हाथ में लगान होती है, तो ज़्यादा तेज घोड़ा दौड़ने लग जाती है या दौड़ने लग जाता है तो क्या करता है कि उसका लगान जो है खींच देता है, थोड़ा सा ढीला करता है या टाइट कर देता है कि आप तेज नहीं भाग सकते हैं बिना प्रस्ताव के या बिना एथी का, ठीक है। तो उसी प्रकार पक्ष वाले जो होता है विपक्ष का कार्य उसी तरह है, लगान की तरह है। क्योंकि यदि विपक्ष न होगी तो ये सब जो मन करेगा सो मतलब राज्य में करेंगे या देश में, तो कहीं ना कहीं पक्ष या विपक्ष दोनों से लाभ होती है जनता को। एक मंत्री अपने प्रशासनिक कृतियों में भूल चूक संबंध में भी उत्तर देना होता है। सदन में सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से किया जाता है। इसमें समझिए तो गड़े हुए मुद्दा निकाल करके पक्ष से पूछा जाता है, ठीक है, जिसकी सरकार होती है कि आपने 2 लाख नौकरी देने की घोषणा किए हैं, तो यह धरातल पर कब उतारेंगे, कब देंगे, जनता को केवल ठगने का काम किए हैं, जैसे कि अभी झारखंड में हो रहा है। तो इसीलिए प्रश्नकाल में देखे होंगे बसा बसी होता है, और इससे फिर
जितने भी शिक्षा मंत्री हैं जो कि बोल रहे हैं 26,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है, तो ये तो कई सालों से निलंबित है, कई सालों से चल रही है। तो तरह चलेंगे तो राज्य का भला ना होगा, ना जनता का, ना विकास होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो जितना गति से आप देखिए, बिहार में 19% खर्च की गई शिक्षा पर। सदन की कार्यवाही पर रोचक हिस्सा प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का रोचक हिस्सा होता है। किसी भी संसदीय सदस्य की ओर से किए गए प्रश्नों में अमूमन जानकारी मांगी जाती है और किसी विशेष विषय पर तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। फिर भी कई बार प्रश्न पूछने वाले सदस्यों और उत्तर देने वाले मंत्रियों के बीच में जीवंत तांत्रिक हाजिर जवाब देनी होती है। कभी कभी देखते होंगे सदन में बासाबासी हो जाती है। भारत में सदन में प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 ईस्वी से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखेंगे। सदन में सरकार कामकाज का प्रकाशन डालने के लिए पिछले 70 सालों में इस उपकरण का प्रश्नकाल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान सवालों ने हमेशा सरकारी कामकाज के बारे में डाटा सार्वजनिक डोमेन पर लाने की और वित्तीय अनियमितता को उजागर करने की प्रश्न करता है। प्रश्नकाल की पद्धति भारत ने यह इंग्लैंड से ग्रहण किया गया था। कभी पूछेगा कि प्रश्नकाल की पद्धति कहाँ से ली गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इंग्लैंड से ली गई है, जहां सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में सदन में प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 से हुई है। कभी भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। करंट अफेयर ध्यान रखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई आजादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार कई प्रतिबंध लगे थे। हालांकि आजादी के बाद इन प्रतिबंधों का खत्म कर दिया गया है। तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान रखनी होगी। प्रश्नकाल के दौरान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जैसे प्रश्नकाल में 4 तरह के प्रश्न होते हैं। इस पर भी अंकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए उनके बारे में जानते हैं। अंकित प्रश्न सदन में किसी सदस्य की ओर से पूछे गए सवाल जिसका वह मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उसे उस पर तरांक बना रहता है, अर्थात तारांकित प्रश्न होता है। जब प्रश्न उत्तर मौखिक होता है तो उसे पूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कहा जाता है। एक दिन में 20 से ज़्यादा तारांकित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। वहीं एक सदस्य अधिकतम 5 सवाल पूछ सकता है। कितना? 5 सवाल। ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बार पूछ देगा कि एक सदस्य कितने प्रश्न कर सकता है, 3, 4, 5, तो आपको टिक लगाना है 5। यह प्रश्न हमेशा सरकारी सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल से पूछी जाती है। अतारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न जिसका सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और न ही उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वह अतारांकित प्रश्नों होते हैं। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है और लिखित उत्तर के लिए एक दिन में 230 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न गैर सरकारी सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल सदस्य भी पूछते हैं। अल्प सूचना प्रश्न यह प्रश्न पूछने के लिए सभा सदस्यों को कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना दिया जाता है। देखिए, सदन में स्पीकर होते हैं तो उनको पहले ही यह दिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न कम से कम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस अल्प सूचना प्रश्न में गैर सरकारी सदस्य द्वारा ही होता है। पुराने बजट पर 23-24 का, जिसका नाम था हमीन कर बजट, हेमंत सोरेन ने चौथा बजट पेश किया था 3 मार्च 2023 को झारखंड विधानसभा में। ये जो 25-26 का बजट है, ये छठा बजट है, ठीक है, हेमंत सोरेन का। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी थे, ठीक है, चौथा बजट पेश करने वाले। और सरकार किनकी थी? तो जेएमएम की सरकार थी और मुख्यमंत्री का क्या नाम था? तो हेमंत सोरेन जी। वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में 23-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ये बिंदु को आपको ध्यान रखेंगे, क्योंकि पुराना आंकड़े हैं तो कभी कभी डाटा पूछ सकता है। पिछले बजट से 15% ज़्यादा था।
झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमिन कर बजट दिया गया था 23-24 को बजट को, ठीक है। तो ये पुराना इतिहास इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ना, एग्जामिनर घुमा करके पूछ सकता है इंटरव्यू में या कोई भी परीक्षा में, तो थोड़ा सा आप नॉलेज ले लेंगे तो अच्छी बात होगी। वित्त मंत्री के अनुसार 19-20 में यह राज्य की आर्थिक विकास की दर 1.1 थी। तो इस तरह से हमने पूरे बजट के बारे में बता दिया हूँ। और कोरोना काल के विषय परिस्थिति का अपवाद माने तो वर्ष 21-22 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास 6.2 रहा है। सबसे गिरा हुआ कोरोना काल में गिर गया था बजट उस समय। बजट प्रस्ताव में गांव, गरीब किसान, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा गया। बजट के विभाग कौन कौन से होते हैं? तो पशुपालन होते हैं, भवन निर्माण, अभी देख रहे हैं कि सभी का डाटा आपको हम बता दें कितना करोड़ इसमें खर्च हुआ, भवन निर्माण में इतना, नगर निगम में इतना, सहकारिता में इतना, ऊर्जा में, उत्पादन में, वित्त मंत्रालय में। क्योंकि इस पर यदि पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं सरकार तो चलेगा कैसे? मोटा मोटी आप समझ लीजिए, यदि ऊर्जा पर सरकार खर्च नहीं करेगी तो बिजली बंद कर देगी कंपनी, वहाँ पे लेबर का, वहाँ पे बहुत सारे स्टाफों का भी तो खर्चा होती, कोयला का लाना स्टाफ को, तो ऊर्जा पर भी खर्च करती है। उत्पादन पर वित्त मंत्रालय, वाणिज्य कर, खाद्य आपूर्ति, वन्य पर्यावरण पर, यदि आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में नर्सरी लगाई जाती है तो इसी माध्यम से वन्य पर्यावरण जो है से बजट में पेश होती है, तो फिर वहाँ उतना धनराशि खर्च की जाती। स्वास्थ्य, परिवहन, कल्याण और उच्च शिक्षा पर, जैसे स्वास्थ्य विभाग में आप देखे होंगे कि रांची में एम्स में खर्च की जाती, अच्छे अच्छे उपकरण लाए जाते हैं, यंत्र लाए जाते हैं, मशीन आती है करोड़ों रुपया का, तो इसी बजट के आधार पर। उच्च शिक्षा जैसे हाई स्कूल या प्रोफेसर की बहाली होती है तो उच्च शिक्षा के बजट पर। उद्योग, सूचना जनसंपर्क, श्रम नियोजन, खान, भूतत्व, अल्पसंख्यक कल्याण, कार्मिक और योजना विकास, तो इन सभी पर बजट खर्च होती है, पैसे खर्च होती है राशि। पेयजल पर, जैसे शहरों में पेयजल पर अधिक खर्च होती है, ग्रामीण में कम। और पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, तो इस तरह से पूरे बजट का पैसा खर्च की जाती है। और लास्ट में फिर इसे हिसाब भी देना पड़ता है सरकार को, खेलकूद पर, मत्स्य पर, डेयरी पर, ग्रामीण कार्य पर, पंचायती राज्य पर, आवास पर, और प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, समाज कल्याण। तो आपको डाटा उतना ध्यान नहीं रखना है, केवल ये ध्यान रखना है कि किन किन क्षेत्रों में बजट का आवंटन किया जाता है। आवंटन मतलब होता है बांटना, ठीक है, रुपये का लेन देन करना, तो इसको आवंटन बोला जाता है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।